ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डॉकर? रियलिटी में डॉकर क्या होता है? ओके, सो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो या आप किसी भी वेब ब्राउजर के ऊपर सर्च करोगे ना व्हाट इज डॉकर, आपको आंसर में मिलेगा इट इज ए कंटेनराइजेशन कंसेप्ट। या तो काफी जगह आपको ये मिलेगा कंटेनराइजेशन कंसेप्ट है, या फिर आप कहीं पे ये पढ़ सकते हो इसको एज अ वर्चुअलाइजेशन कंटेनराइजेशन कंसेप्ट। सो इन दोनों का मतलब सेम होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। दोनों का मीनिंग सेम है, जस्ट कंटेनराइजेशन कंसेप्ट के आगे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट और यूज हो जाता है। मतलब कि कहा जाता है जो डॉकर है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि कंटेनर्स को लॉन्च करने में मदद करता है। अब ये कंटेनर्स कैसे होते हैं, कैसे लॉन्च होते हैं, इन चीज़ों को अभी हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग दूं कि अगर अभी आप गूगल पे भी सर्च करते हो, किसी भी वेब ब्राउजर पे सर्च करो, तो आपको आंसर में क्या मिल रहा है? कंटेनराइजेशन या वर्चुअलाइजेशन कंटेनराइजेशन कंसेप्ट। बट अगर मैं रियलिटी की बात करूं या मैं बात करूं, अगर आप डॉकर की डॉक्यूमेंटेशन विच इज दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन डॉकर की जो होती है, अगर आप वहां पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि डॉकर इज नॉट अ कंटेनराइजेशन कंसेप्ट। कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि डॉकर क्या है? कम्युनिटी है। ठीक है, डॉकर नाम की एक कम्युनिटी है जिन्होंने कहा कि वो अपना एक इंजन लॉन्च करेंगे। ठीक है, एक इंजन लॉन्च करेंगे जिसका नाम रखा गया डॉकर डी। डॉकर डी मतलब डॉकर की कम्युनिटीज ने एक इंजन लॉन्च किया जिसका नाम था डॉकर डी। इस डॉकर डी इंजन को कहा जाता है कि ये क्या है? कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट है। मतलब ये कहता है कि आप डॉकर डी का इस्तेमाल करके आप अपने एनवायरनमेंट में कंटेनर्स लॉन्च करो, और जब कंटेनर्स बनाओगे तो उन कंटेनर्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन को स्टोर करके रखो एंड देन जाके कस्टमर से बोलो आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करो या एप्लीकेशन को हिट करो डीएनएस के थ्रू। ठीक है, सो डॉकर क्या है? कम्युनिटी का नेम है जिन्होंने अपना एक इंजन निकाला था जिसका नेम था डॉकर डी, और इसी डॉकर डी कंसेप्ट को बोला जाता है कंटेनराइजेशन कंसेप्ट। अगर मैं कंटेनराइजेशन की बात करूं, कंटेनराइजेशन इन शॉर्ट रेफर करता है कंटेनर्स को। कंटेनर्स एज इन मतलब, कंटेनर से हमारा मतलब होता है कि आपने देखो जनरल वे में भी आपको पता ही होगा कंटेनर हम किनको कहते हैं। कंटेनर हम लोग ऐसे बॉक्सेस को कहते हैं, ऐसे मेटल के बॉक्सेस ले लो, आप किसी भी प्लास्टिक बॉक्स को भी ले लो, आप उनको कंटेनर कह देते हो कि ये मान लो जैसे हमारे घर पे कंटेनर्स पड़े होते हैं। उन कंटेनर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हमारी कुछ भी थिंग्स को, कोई भी चीजों को स्टोर करके सेव करके रख देते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, घर में कंटेनर्स के अंदर कोई भी चीजों को सेव करके रखते हैं। सेम डॉकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कंटेनर्स बनाते हैं। हम यहाँ पे चीजों को सेव करने से बढ़िया हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ पे एप्लीकेशन को सेव, या फिर बोलो एप्लीकेशन को स्टोर। तो आप एक कंटेनर बनाते हो, उसके अंदर एक एप्लीकेशन को स्टोर कर देते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, कंटेनर एक मेटल बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारी गुड्स और सर्विसेज का हम लोग ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, है ना? किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, बाय सी के थ्रू हम लोग करते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं। तो कंटेनर्स इन रियलिटी में जिस तरीके का काम करते हैं ना स्टोर करने का, सेम काम डॉकर के अंदर कंटेनर्स करते हैं आपकी एप्लीकेशन को स्टोर करने का। अब वही चीज जब वर्चुअलाइजेशन के आगे यूज हो जाती है, मतलब जब कंटेनर के आगे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट भी आ जाता है, मतलब वो काम, वो जो कंटेनर्स आप बना रहे हो वो हम वर्चुअली बना रहे हो। आपके पास कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं है जिसको आप कह रहे हो ये हमारा कंटेनर है, आप वर्चुअल वे में बना रहे हो। वर्चुअल एज इन वो फिजिकल नहीं है, वो कैसे में वर्चुअल है ना, जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो आपके जो कंटेनर्स है वो वर्चुअल बनेगा, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, जैसे कि एडब्ल्यूएस, अज्योर या फिर आपका गूगल क्लाउड। इनके ऊपर आप अपने मशीन्स बनाओ। ठीक है, जैसे आपके सर्वर्स होते हैं वैसी मशीन्स बनाओ, उनके अंदर आप कंटेनर्स लॉन्च करो। तो वो कैसे बन गए? वर्चुअल कंटेनर, जिनके अंदर आप, जिन कंटेनर्स को आप कभी भी किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो, कहीं पर भी बैठे हो आप, है ना? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्चुअलाइजेशन को हम और अंडरस्टैंड करें, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग आमने सामने नहीं बैठे, है ना? हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ऑनलाइन वे में, वर्चुअली, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू विच इज गूगल मीट, है ना? सिमिलरली आप वर्चुअली अपने कंटेनर्स मतलब एक रिसोर्सेज बनाते हो जिनके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को स्टोर करके रखते हो।
तो अगर मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो कंटेनराइजेशन या फिर हम बोले वर्चुअलाइजेशन कंटेनराइजेशन कंसेप्ट का मतलब ही ये होता है, वर्चुअली आप कंटेनर बना के उनके अंदर एप्लीकेशन को स्टोर कर रहे हो। ये जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन है जिसको हम लोगों ने इलैबोरेट कर दिया, ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन की। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, एक एप्लीकेशन बनती कैसे है ना। एक एप्लीकेशन के लिए हमारे पास 3 टीयर्स होते हैं। हम लोग कहते भी है एक एप्लीकेशन को कि एक 3 टीयर एप्लीकेशन है ना। बाय डिफॉल्टेड एक एप्लीकेशन जो होती है वो 3 टीयर बेस्ड होती है। वो टीयर्स कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं उन टीयर्स की, सबसे पहला होता है फ्रंट एंड आपका, देन होता है आपके पास एक बैक एंड, और एक होता है आपके पास डेटाबेस, है ना। ये 3 टीयर्स होते हैं एप्लीकेशन को बनाने के लिए, है ना। 3 टीयर्स फॉर एप्लीकेशन विच इज फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। ये तो देखो कॉमन सी चीज है। अब ये 3 टीयर्स को बनाने के लिए आपका प्रोसेस क्या रहता है, कहा जाता है जब आप एक एप्लीकेशन को बनाते हो, एप्लीकेशन को बनने के लिए मतलब इन तीनों टीयर्स को बनने के लिए कुछ नंबर ऑफ थिंग्स की, कुछ कपल ऑफ थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। सच एज अगर मैं बात करूं, एक एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट एज इन आपके पास, आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, मतलब जहां पर आप प्रोग्रामिंग करोगे, है ना। आपके पास डेवलपर्स होने चाहिए, आपके पास सेंट्रलाइज लोकेशन होनी चाहिए, आपके पास अदर रिसोर्सेज होने चाहिए फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट के लिए, है ना। तो ऐसा एनवायरनमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होती है, आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरीज, आपके पास होनी चाहिए डिपेंडेंसीज, इसी के अंदर आप ले लो बाइनरीज भी। ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। लाइब्रेरीज बाइनरीज का मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसे पैकेजेस होंगे। आप जब अपनी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके अंदर कुछ सर्विसेज कॉन्फ़िगर करोगे, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, है ना। तो वो पैकेजेस कहाँ पे इंस्टॉल होंगे, आपके लाइब्रेरीज एंड बाइनरीज में जाके वो पैकेजेस आपके स्टोर होते हैं। तो उन्हीं पैकेजेस को, जो भी हम एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, जब भी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो वो पैकेजेस आपके लाइब्रेरीज एंड बाइनरीज में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज ये जो वर्ड है वो अपने आप में ही सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है डिपेंड। मतलब आप डिपेंड हो, किसके ऊपर डिपेंड हो, मतलब आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो पैकेजेस आपने इंस्टॉल की है वो पैकेजेस किसी और पैकेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला मेरी एक एप्लीकेशन रन हो रही है, उसके लिए मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया। अज्यूम करते हैं पाइथन का पैकेज मैंने इंस्टॉल किया। अब पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करने से पहले कहा जाता है कि आप क्या करो, एक टारगेट नाम का एक और पैकेज होता है, आप उस पैकेज को भी इंस्टॉल करो, तब जाके आपका पाइथन का पैकेज इंस्टॉल होगा एंड देन जाके आप पाइथन की सर्विसेज को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो पाइथन की डिपेंडेंसी क्या हो गई, टारगेट, है ना। तो पाइथन की डिपेंडेंसीज हो गई टारगेट। अगर टारगेट इंस्टॉल है तो पाइथन इंस्टॉल होगा, इनकेस अगर टारगेट वाला पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो पाइथन इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। सो ऐसे ही पैकेजेस जो हमारी लाइब्रेरीज और बाइनरीज में जाके स्टोर होते हैं, उनसे रिलेटेड डिपेंडेंसीज हम लोग डिपेंडेंसीज नाम के फोल्डर में सेव करते हैं। क्लियर है? तो ये तीन चीजें आपकी एप्लीकेशन को रिक्वायर होती है बनने के लिए। इन्हीं इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारी एप्लीकेशन को कुछ नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ कपल ऑफ थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनमें से होती है ये तीन, ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन बन गई, अब एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब डेवॉप्स का हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डेवॉप्स में हम लोग जब डिप्लॉयमेंट कर रहे थे तो हम नॉर्मल हमारे सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर रहे थे एनसिबल के थ्रू, है ना। लेकिन वही चीज आ जाती है जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो अपने प्रोडक्शन में या स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, तो आप वहां पे डिप्लॉयमेंट अपने सर्वर्स पे डायरेक्ट मत करो। आप क्या करो, उन सर्वर्स के ऊपर कंटेनर्स लॉन्च कर लो एंड देन जाके डिप्लॉयमेंट करो। अब वो किस तरीके से होता है, पहले उस चीज को अंडरस्टैंड करने से बेटर है आप पहले ये समझो कि कंटेनर वाला कंसेप्ट मार्केट में आने के पीछे का रीजन क्या था, क्या ऐसे कंसिक्वेंसेस, क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस हम लोग फेस कर रहे थे, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम लोग कंटेनराइजेशन कंसेप्ट की साइड मूव ऑन हुए, ठीक है। अब देखो
अज्यूम करते हैं हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन का नाम था द ब्लॉसम ट्री करके, ठीक है, .com करके मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, इसका नाम था ये मेरी एप्लीकेशन हो गई। अब मैंने क्या बोला, ये एप्लीकेशन तो मेरी बन चुकी है, इस एप्लीकेशन की ना मुझे डिप्लॉयमेंट करनी है। मैंने क्या कहा, डिप्लॉयमेंट क्या करो, एक सिंगल सर्वर पे मत करो, बिकॉज हम सभी को पता है कि मान लो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट सेंटोस के ऊपर कर रही हूँ, सेंटोस वाली मशीन के ऊपर, लिनक्स की मशीन है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने कर दी, वर्जन बता दिया, डिप्लॉयमेंट हो गई, डन, और इजीली मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। लेकिन अब कॉमन तो नहीं है ना कि सभी के सर्वर लिनक्स बेस्ड हो, सभी के जो सर्वर्स होंगे वो सेंटोस बेस्ड हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, सभी के रिसोर्सेज अलग अलग ओएस लोडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का उबंटू लोडेड होगा, किसी का मैक लोडेड होगा, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, अपनी एप्लीकेशन की जब डिप्लॉयमेंट करो तो एक सिंगल सर्वर पे करो, आप अपने एनवायरमेंट में, अपने प्रोडक्शन एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सर्वर और डिफरेंट डिफरेंट ओएस बेस्ड रखो। ओएस बेस्ड तो रखोगे, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बेस्ड होने चाहिए। तो अज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये मेरी मशीन जो हो गई, ये मेरी हो गई लिनक्स की, ठीक है, इसके ऊपर लिनक्स का ओएस लोडेड है। ये मेरी किसकी हो गई, ये ले लेते हैं उबंटू की, ये ले लेते हैं हम लोग मैक की, ये किसकी ले लेते हैं, विंडोज 7 ले लो, और इसको भी ना मैं ऐसे ही एक विंडोज 8 की मशीन दे देती हूँ, ये लो 8 हो गई। अब मैंने क्या बोला, मैं कह रही हूँ कि मेरी एप्लीकेशन ना इन सभी के सभी सर्वर पे जाके क्या हो जाए, डिप्लॉय, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट डन। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी ये जो एप्लीकेशन है द ब्लॉसम ट्री डॉट कॉम, ये उबंटू वाले सर्वर पे वर्क कर रही है, मैक वाले पे वर्क कर रही है, लेकिन बाकियों पे वर्क ही नहीं कर रही, ना लिनक्स वाले पे, ना विंडोज 7, ना विंडोज 8। क्यों? क्योंकि इनको ये ओएस सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, मतलब मेरी एप्लीकेशन इन इस वाले सर्वर को, जिनके ऊपर लिनक्स ओएस लोडेड है, जिनके ऊपर विंडोज ओएस लोडेड है, आई थिंक स्मृति, आई थिंक आर यू न्यू कमर? नो वरीज, ओके, so okay, let me tell you, so this is Shikha, okay, so अभी रिसेंटली हम लोगों ने डेवॉप्स का इंट्रोडक्शन कवर अप किया है, एंड राइट नाउ हम लोग डॉकर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कवर अप हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने जस्ट ये बात की है कि डॉकर बेसिकली होता क्या है, एंड एप्लीकेशन किस तरीके से बनती है। सो अभी जस्ट हम एक अंडरस्टैंडिंग गेथर कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस पहले डिप्लॉय कैसे होती थी डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पर, और इश्यूज क्या आते थे जब हम लोग एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट ओएस लोडेड सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते थे, ठीक है। आप यहाँ से अंडरस्टैंडिंग गेथर करो, बाकी अगर आपको कुछ इशू आता है, आप जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है उनको एक बारी गो थ्रू करना, जो आज की रिकॉर्डिंग है उनको भी, एंड स्टिल अगर आपको कोई इशू आएगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में कवर अप करना, ठीक है। बिल्कुल, ये आपकी सेकेंड क्लास है। जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपकी डेवॉप्स की होगी, जो कल हुई थी, एंड टुडे जो अभी हाफ हमारी रिकॉर्डिंग निकल चुकी है, ऑलमोस्ट आई थिंक 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग निकल चुकी है हमारी, 20 मिनट्स का लेक्चर। आप उसको एक बारी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन क्रिएट की, द ब्लॉसम ट्री डॉट कॉम। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सर्वर लिए, जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ओएस लोडेड थे विद डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स। अब हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को इन सभी सर्वर के ऊपर लोड कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन हमें ये पता चलता है कि उबंटू को सपोर्ट कर पा रही है हमारी एप्लीकेशन और मैक वाले सर्वर को, लेकिन बाकी जितने भी सर्वर हमारे एनवायरमेंट में है, इवन इफ हमारे प्रोडक्शन एनवायरमेंट में है और हमारे स्टेजिंग एनवायरमेंट में है, तो इन सर्वर्स को ये सपोर्ट ही नहीं कर पा रही, जिसके ऊपर लिनक्स लोडेड है, जिसके ऊपर विंडोज 7 लोडेड है, जिसके ऊपर विंडोज 8 लोडेड है, इनके ऊपर ये सपोर्ट ही नहीं कर पा रही, ओएस तो छोड़ दो, इवन वर्जन को भी सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब है कि आपकी इस एप्लीकेशन को बनाते टाइम इसके सोर्स कोड में कहीं ना कहीं इशू होगा। डेवलपर्स ने जब इसका प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम में उन्होंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, ताकि ये हमारी एप्लीकेशन सभी सर्वर को सपोर्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो उनको इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि हमारी एप्लीकेशन हर एनवायरमेंट के ऊपर सपोर्ट करे, इवन इफ कोई भी ओएस लोडेड एनवायरमेंट हो और किसी भी वर्जन का हो। तो इस केस में कह दिया जाता है कि अब क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड देन जाके हम लोग डिप्लॉयमेंट कराएंगे।
अब अगर मैं इस चीज को आपको थोड़ा अंडरस्टैंड कराऊं, यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 सर्वर्स यूज किए। अब जब आपने 5 सर्वर यूज किए अपने एनवायरमेंट में, तो अब कॉस्ट सी बात है, जब आपने ये सर्वर लिया होगा तो आपने पैसे तो पे किए ही होंगे, है ना। जब भी हम लोग कोई रिसोर्स लेते हैं तो पेमेंट देते हैं भाई, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं। अब यहाँ के लिए मैंने पेमेंट दी होगी, यहाँ के लिए पे किया, इसको इसके लिए पे किया, इसके लिए पे किया, इसके लिए पे किया, मतलब प्रोडक्शन एनवायरमेंट में जितने सर्वर चल रहे हैं उसके लिए मुझे कुछ कॉस्ट देनी पड़ी, है ना। इतना ही नहीं, मुझे उसके अंदर बकायदा ओएस लोड कराना पड़ा डिफरेंट डिफरेंट। फिर मैंने उसके अंदर मेरे भाई डेवलपर्स जो थे, मेरे जो मैन पावर थी वो यूज हुई, मेरा टाइम कंज्यूम हुआ, मैंने एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कराई। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मैंने फेस किए, जैसे कि कॉस्ट हमारी एक्स्ट्रा लग गई, रिसोर्सेज हमारे यूज नहीं हुए, वेस्ट हो गए। हमने ओएस डिफरेंट डिफरेंट ओएस लोड किए, लेकिन स्टिल हमारी एप्लीकेशन उनके ऊपर रन ही नहीं की। हमारी मैन पावर का यूज हुआ, फालतू में मैन पावर यूज हुई और कुछ काम भी नहीं हुआ, एंड इवन हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया। सो इस चीज से बचने के लिए कि जो हमारे रिसोर्सेज फालतू में वेस्ट हो रहे थे एंड कॉस्ट भी कटिंग नहीं हो पा रही थी, इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग नेक्स्ट जो थिंग के ऊपर, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जो मूव ऑन हुए थे, वो कंसेप्ट था आपका वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। कहा गया कि आप अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्ट सर्वर्स के ऊपर कभी भी इंस्टॉल मत करो, या फिर कॉन्फ़िगर मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्वर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो फालतू में आप अभी ही रिसोर्सेज के ऊपर पैसा वेस्ट कर रहे हो। अब मार्केट में जब हमारे पास कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, हमारे पास हाइपरवाइजर आ चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें। जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में, तो हम लोग अगर पुराना मेथड यूज कर रहे हैं तो ये जस्ट एक आपकी सिली मिस्टेक्स है जिसे आप कर रहे हो, लाइक बेवकूफी है, ठीक है। बढ़िया ये है, आप मार्केट में जो टेक्नोलॉजी आई है उसको अंडरस्टैंड करो एंड उसका यूटिलाइज करो इन अ प्रॉपर वे। सो इसीलिए हमारी कंपनीज ने मैन पावर को थोड़ा कम किया, ठीक है, रिसोर्सेज को बाय करना कम किया, और उन्होंने देखा जहां पे टाइम कंज्यूम हो रहा था ना फालतू में, उस टाइम को कैसे ना कैसे बचाया जाए और कॉस्ट कटिंग की जाए। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम लोग किसके ऊपर मूव ऑन हुए? वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर। अब वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट जो था, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, आप वर्चुअल चीजें करते हो, विच मीन्स वर्चुअल रिसोर्सेज क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग आपस में, तो हम लोग वर्चुअल वे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये नहीं कि आप लोगों को डायरेक्ट हमारे ऑफिस आना पड़ रहा है एंड देन यहाँ से आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो। आप वर्चुअली भी अपने अपने घर पे बैठ के, अपने अपने ऑफिस में बैठ के आप इजिली क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो विदाउट एनी इशू। लाइक आपको भी ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही, आपका भी टाइम बच रहा है, आपकी भी कॉस्ट बच रही है ना। तो यही चीज वर्चुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन भी कहता है जहां पे आपकी कॉस्ट फालतू में जा रही है वो चीजों को मैं बचा लूंगा, जहां पे आपके रिसोर्सेज एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं उस चीज को मैं बचा दूंगा। इवन वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आपकी मैन पावर भी इतनी यूज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सब काम है अब ऑटोमेशन पे चल रहा है विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स। तो वर्चुअल में, हम वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या किया, जहां पे हम लोग हमारी एप्लीकेशन को डायरेक्ट सर्वर्स पे लोड कर रहे थे, अब हम लोगों ने सर्वर पे लोड नहीं किया। हम लोगों ने बोला कि इतने सारे सर्वर्स लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने सारे रिसोर्सेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग एक सिंगल रिसोर्स लेंगे, ठीक है। आपने एक सिंगल मशीन ली, फॉर एग्जांपल मेरा, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर बाय डिफॉल्टेड सेंटोस मेरी लिनक्स जो है वो लोडेड है, ठीक है। या कोई मान लो आपका कुछ भी लोडेड होगा, कोई भी आपका ओएस लोडेड होगा, विंडोज का होगा, उबंटू होगा, XYZ किसी भी ओएस लोडेड होगा आपके इस मशीन के ऊपर। आपने उसके बाद क्या कहा? आपने कहा कि हमारा हार्डवेयर तो रेडी है, हम लोगों ने एक हार्डवेयर परचेज किया, एक रिसोर्स परचेज किया मार्केट से, और उसके ऊपर कोई भी ओएस लोडेड है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका हार्डवेयर हो गया, और इसके ऊपर कोई भी ओएस ले लो, लाइक विंडोज 7 आपका है, ठीक है, ये लोडेड है इसमें। ये हो गई आपका मशीन। अब आपने क्या बोला, इस मशीन के ऊपर मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लूंगा। हाइपरवाइजर आप बोल सकते हो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एक आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको वर्चुअल इंस्टेंस, वर्चुअल मशीन्स बनाने की फैसिलिटी देता है। और आप क्या कर सकते हो, आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो, सच एज आपके AWS आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अज्योर आपका एक ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आपका गूगल क्लाउड हो गया। तो ये 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपके ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि आप वर्चुअल मशीन्स बनाओ, उन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट कराओ। तो आप भी क्या करते हो, अब हाइपरवाइजर, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नाम सुना होगा
VMware वर्कस्टेशन का, ठीक है, ओपन स्टैक का नाम सुना होगा आपने। तो ऐसे हाइपरवाइजर्स होते हैं जो कि आपको फैसिलिटी क्या देते हैं, आपको कहते हैं कि आप क्या करो, अपने अपने एनवायरनमेंट में ये सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो मेरे पास VMware वर्कस्टेशन है, ये रहा, ठीक है, ये एक हाइपरवाइजर है। इस हाइपरवाइजर में जब आप एंटर करोगे ना तो आपको दिखेगा आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, ये जो है ना ये मेरी वर्चुअल मशीन्स है। इस मशीन को मैं पावर ऑन करूंगी तो मुझे एक टर्मिनल मिलेगा जिसके ऊपर मैं अपने कमांड्स ऑपरेशन अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकती हूँ। लेकिन अब हम लोग ज्यादातर जो काम है वो किसके ऊपर बेस्ड करते हैं, हम लोग करते हैं हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हमें ज्यादा सर्विसेज मिल पाती है एंड इवन हम लोग इजी टू यूज है। अगर आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो तो वो बहुत इजी टू यूज है एज कम्पेयर टू आपके अदर हाइपरवाइजर से। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लाउड प्लेटफॉर्म ले लिया AWS। मैंने कहा कि मैंने AWS लॉग इन किया है। ये आपका एक ऐसा वेब बेस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसको आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती, जस्ट आप लॉग इन करो, ठीक है। एंड देन आप यहाँ आओ, आप यहाँ पे इंस्टेंसेस क्रिएट करो। आपने सुना होगा EC2 इंस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, इसमें आप EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करते हो, जैसे आप वर्चुअल मशीन भी बोल सकते हो। आपने वर्चुअल मशीन बनाई, मान लो आपने यहाँ पे कितनी वर्चुअल मशीन बना ली, ये मान लो मैंने यहाँ पे 4 वर्चुअल मशीन्स बनाई, ठीक है। एक मैंने किस पे बना दी, मैंने बोला ये जो मेरी वर्चुअल मशीन बनेगी ना ये किस पे बेस्ड बनेगी, ये बनेगी मेरी लिनक्स बेस्ड, ठीक है। ये बोला मैंने ये बनेगी मेरी उबंटू बेस्ड। ये वाली वर्चुअल मशीन बनेगी मेरी विंडोज 7 वर्जन बेस्ड। ये वाली मैंने बोल दी मैक बेस्ड बनेगी। तो 4 वर्चुअल मशीन्स मैंने क्रिएट करी, ठीक है। अब इन वर्चुअल मशीन्स में जब आप ओएस लेते हो ना, जैसे हम लोगों ने लिनक्स किया है, उबंटू लिया है, विंडोज 7 लिया है, मैक लिया है, यहाँ पे आप पूरी की पूरी ओएस लोड नहीं करते हो। आप कहते हो कि इन वर्चुअल मशीन्स में आप ओएस की जगह ओएस की लाइट वेट इमेजेस लोड कर देते हो। तो ओएस की ना लाइट वेट इमेज होती है, उन लाइट वेट इमेज में भी कुछ नहीं होता, जस्ट आपकी कपल ऑफ थिंग्स होती है जैसे आपकी एप्लीकेशंस में होती है। जैसे आपको कोई एक बेस इमेज मिली होगी, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स उसमें एडेड होंगे आपकी बेस इमेज में। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरी उबंटू की एक लाइट वेट इमेज है, ठीक है, ओएस की। इसके अंदर आपको पहले बता दिया होगा एक फाइल होगी, ठीक है, जिसके अंदर आपकी पर्टिकुलर कुछ पैकेजेस रन हो रहे होंगे, डिपेंडेंसीज होंगी, लाइब्रेरीज होंगी, बाइनरीज होंगी। फिर उसके बाद बिन बैश शेल प्रोवाइडेड होगा ताकि आप कमांड्स एंड ऑपरेशन कर सको। जब आप इस पर्टिकुलर ओएस बेस्ड वर्चुअल मशीन से कुछ भी अगर आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, आप जब इंस्टेंस को लॉग इन करोगे तो कोई भी कमांड परफॉर्म कर सकते हो। तो एक शेल मिला होगा, ठीक है, एंड कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स दिए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल बताया होगा कि आपका बाय डिफॉल्टेड यूजर क्या रहेगा, आपका बाय डिफॉल्टेड पाथ क्या रहेगा, मतलब कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपकी इमेज के अंदर, आपकी लाइट वेट इमेज के अंदर पहले से ही कर दी गई होगी, जिसके थ्रू जब भी आप एक अपनी वर्चुअल मशीन बनाओगे और उस वर्चुअल मशीन में इस पर्टिकुलर ओएस की इमेजेस डालोगे तो आप वो सारे ऑपरेशंस डन कर पाओगे जो कि आप सिंपल अपनी एक वर्चुअल मशीन में या फिर अपने इस सिंपल रिसोर्स में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप हर एक कमांड रन कर सकते हो जो कि आप फिजिकली करते थे, वो सब कुछ आप कमांड लाइन पे कर पाते हो, ठीक है। तो AWS कहता है आप इंस्टेंसेस लॉन्च करो, विच मीन्स अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाओ, और उन वर्चुअल मशीन्स में पूरे के पूरे ओएस लोड ना करके आप सिंपल क्या करो, ओएस की इमेजेस को लोड कर दो। और उन इमेजेस में वो मेन कंपोनेंट, मेन पैरामीटर्स ऑलरेडी होंगे, वो मेन चीजें आपको ऑलरेडी मिलेंगी जो कि आपको रिक्वायरमेंट होती है एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। सो इस ओएस की इमेज में वो सारी चीजें अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, और एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी टास्क अगर आपको डन करना है आप इजीली कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं तो ओएस की जगह ओएस की लाइट वेट इमेजेस लेते हैं जिनके अंदर कुछ मिनिमम थिंग्स होती है हमारी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट के लिए। अब बात आती है आपने वर्चुअल मशीन्स बनाई, अब इन वर्चुअल मशीन्स को जब आप बनाओगे तो ऑफकोर्स ये बात है आप साइज तो दोगे उनको, है ना। अज्यूम कर लेते हैं इस वर्चुअल मशीन पे मैंने 20 MB का साइज, 20 MB नहीं 100 MB ले लेते हैं, 100 MB का साइज इसमें है, इसमें भी 100 MB का ले लेते हैं, या फिर 2 GB ले लो, ठीक है, 2 GB ले लेते हैं, ये 2 GB इसमें है। इस पे भी हम लोग 2 GB दे देते हैं, सब पे मैं ना 2 GB ले लूंगी,
ये मैक वाली पे भी आपका 2 GB साइज है, इस पे भी हमारा, इस वर्चुअल मशीन पे भी हम लोगों ने 2 GB साइज दे दिया है, इसका भी। ठीक है, ये आपकी वर्चुअल मशीन होगी जिन पे 2 GB आपने साइज दे दिया है। अब अज्यूम करो आपकी एप्लीकेशन पे जो लोड है वो कितना आ गया, 100 MB। ठीक है, 100 MB तक का लोड है। आपका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लिनक्स वाले पे गया, उबंटू वाले पे चला गया, विंडोज पे चला गया, मैक पे चला गया। मान लो लिनक्स वाले पे गया आपका 50 MB तक का लोड। ठीक है, आपका उबंटू वालों पे कुछ MB तक का गया, 20 MB तक का। इसी तरीके से विंडोज 7 पे कुछ गया, फिर इस तरीके से मैक पे कुछ गया, तो ऑलमोस्ट 100 MB हमारा यूज हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब मैंने इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को 2 GB साइज तो दे दिया है, जिसमें लोड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 50 MB तक का आ रहा है। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है ना। ये तो बेसिकली स्टेबल हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है कि आपकी वर्चुअल मशीन को आपने साइज इतना दे दिया है। ठीक है, और आपके पास लोड इतना आ रहा है, तो अब आपकी जो वर्चुअल मशीन, इसका जो साइज है, विच मीन्स इसके अंदर जो एक्स्ट्रा यूसेज हो रही है रैम की, वो तो वेस्ट जा रही है, क्योंकि हमारे पास लोड इतना आ नहीं रहा और हमने फालतू में हमारी वर्चुअल मशीन को 2 GB तक का साइज दे दिया। सेम हम लोगों ने उबंटू वाले में किया है, सेम विंडोज 7 में, सेम मैक वाले में कर दिया। तो एक्स्ट्रा हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज तो हो रहे हैं, बट इन अ प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रैम। अब रैम की बात नहीं आती, अगर आप यहाँ पे ध्यान से दो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एप्लीकेशन मान लो मैक वाले सर्वर पर वर्क ना करी, मैक वाली वर्चुअल मशीन पर वर्क ना करी, तो इस केस में अब आप क्या करो, आपको ये वर्चुअल मशीन डिलीट करके एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस वर्चुअल मशीन में जाके अगेन एप्लीकेशन से रिलेटेड आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को वहां जाके डिप्लॉय करोगे। फिर आप चेक करोगे कि भाई एप्लीकेशन रन हो रही है नहीं हो रही। मतलब इस केस में वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे कंसिक्वेंसेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोग फेस कर रहे थे कि मार्केट में हमारा कंटेनर का कंसेप्ट आया। वर्चुअलाइजेशन से हम लोग को इश्यूज क्या आ रहे थे, सबसे पहले तो रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। ठीक है, हमें वर्चुअल मशीन्स बार बार डिलीट करके क्रिएट करनी पड़ रही थी, एक तरीके से हमारा टाइम फालतू में यूज हो रहा था, अच्छे से हम लोग टाइम का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं हमारी जो मैन पावर है वो इन्हीं टास्क में बिजी हो चुकी थी कि वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके आपकी एप्लीकेशन को अगेन एंड अगेन कॉन्फ़िगर करके, स्टिल उन्हें पता चल रहा है कि भाई वर्चुअल मशीन में हमारी एप्लीकेशन लोड नहीं हो रही, तो वो उसे दोबारा डिलीट करें एंड देन अगेन क्रिएट करें, देन अगेन कॉन्फ़िगरेशन डन करें। मतलब ये सारे स्टेप्स की वजह से, इन सभी टास्क की वजह से हमारा जो एप्लीकेशन का जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस था वो बहुत ही ज्यादा लंबा खिंच रहा था। ठीक है, जहां पे एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में कुछ टाइम लगना था, वहां पे वो प्रोसेस को क्रिएट होने में, वो प्रोसेस को डन होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। तो इसीलिए हम लोग मार्केट में हम लोगों ने देखा एक डॉकर का कंसेप्ट आया। ठीक है, डॉकर की कम्युनिटीज ने अपना इंजन लॉन्च किया, डॉकर डी, एंड हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया कि जहां पर हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे ना, रिसोर्सेज को जो हमने फिक्स्ड साइज दे दिया, अब वो उतना ही मिल रहा है। अगर आपको रिसोर्सेज का साइज कम करना है तो वही आपको AWS ऑटो स्केलिंग का मेथड देता है, लेकिन उसके लिए आपका रिसोर्स आपको बंद करना पड़ेगा एक बार, तो वही आपका कनेक्शन लॉस्ट होगा, या फिर आप अपनी वर्चुअल मशीन को डिलीट करो फिर दोबारा क्रिएट करो। मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से कॉम्प्लिकेसी बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट अच्छा तो है, लेकिन इतना बेटर नहीं है जितना कि हम लोग चाहते थे। तो मार्केट में यूज होने लगा कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट। अब कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है उसको पढ़ने से पहले आप लोग मुझे ये क्लियर कर दो कि आपको ये दोनों पार्ट समझ आए। एंड अदर स्मृति। ओके, ठीक है। अब बात आती है कंटेनराइजेशन वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट की। जैसे कि ये चीज क्लियर ही हो चुकी है हम लोगों को कि कंटेनराइजेशन, कंटेनर्स लॉन्च हो रहा है, वर्चुअलाइजेशन मतलब कहीं ना कहीं वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का भी यूज केस हो रहा है ना। एंड ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी मेथोडोलॉजी है। तो इस चीज को थोड़ा और डायग्राम के फॉर्मेट में बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं। डॉकर कहता है
आपको डॉकर का यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जैसे रिसोर्स है, जैसे हम लोग चल रहे थे, हार्डवेयर हमारा था, उसके ऊपर कोई ओएस लोडेड था, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी हाइपरवाइजर या फिर कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, तो वो प्रोसेस पूरा सेम है। तो यहाँ तक अज्यूम कर लो ये आपका एडब्ल्यूएस इंस्टेंस था, ठीक है, ये एडब्ल्यूएस आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर आपने लॉग इन किया। अब आपने क्या बोला, जहां पे आप डायरेक्ट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे थे ना, आप बनाओ वर्चुअल मशीन्स, लेकिन इतनी सारी मत बनाओ, सिंगल एक वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करो। तो मान लो ये हमारी एक सिंगल वर्चुअल मशीन हो गई, ठीक है, एक वर्चुअल मशीन हम लोगों ने बनाई। अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर आप क्या करो, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दो। तो यहाँ पे आप क्या करो, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करो। अभी हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, या तो हम लोग बोल रहे हैं EC2 इंस्टेंस, या फिर हम लोग बोल देते हैं हमारी वर्चुअल मशीन। लेकिन जब डॉकर का पैकेज इसके अंदर डलता है और डॉकर का डीमेन विच मींस डॉकर की सर्विस इसके अंदर स्टार्ट और इनेबल होती है, तब जाके इस मशीन को हम लोग एक वर्चुअल मशीन के फॉर्मेट में नहीं काउंट करते, हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हमारी मशीन अब बोली जाती है डॉकर होस्ट, ठीक है, डॉकर होस्ट मशीन बोलो या फिर डॉकर होस्ट बोलो। तो जब आप डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर देते हो अपनी वर्चुअल मशीन में एंड उस पर्टिकुलर सर्विस को स्टार्ट और इनेबल करते हो, तब से उस मशीन को बोला जाता है डॉकर होस्ट या फिर डॉकर होस्ट मशीन। अब ये आपका बन चुका है क्लाउड प्लेटफॉर्म में डॉकर होस्ट का प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो अब ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉकर होस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब इसके ऊपर आप क्या करो, अपने कंटेनर्स लॉन्च करो। तो कंटेनर्स कैसे बनाओगे, जैसे आपकी वर्चुअल मशीन बनती है, आप सिंपल वैसे कुछ कंटेनर्स लॉन्च कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 कंटेनर्स बना लिए और ये मेरी है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन मेरी, ये एप्लीकेशन हो गई मेरी, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस एप्लीकेशन को हम लोग क्या कर रहे थे, डिप्लॉय कर रहे थे। हम लोग पहले वर्चुअल मशीन्स पे डिप्लॉय कर रहे थे, है ना, तो वर्चुअल मशीन्स पे डिप्लॉय करते टाइम हमने क्या बात की थी कि हम लोग जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तो वर्चुअल मशीन पे हम लोग ओएस की लाइट वेट इमेजेस डालेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग ओएस की लाइट वेट इमेजेस क्या करते हैं, लोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उबंटू की, यहाँ पे मैंने बोला मैक की, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, लिनक्स की, यहाँ पे मैंने किसको बोल दिया, विंडोज 7 ले रहे थे ना हम लोग, उसी की ले लेते हैं। तो ये मेरी ओएस इमेजेस इसके ऊपर हो गई लोड। अब मैंने क्या बोला, अब जाके हम लोग हमारी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट इन कंटेनर्स के ऊपर कर देंगे। तो कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, कंटेनर कहते हैं कि आप जब अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो ना, तो उसको कोई साइज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप कोई साइज मत दो, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे लोड आएगा ना वो अपने अकॉर्डिंग उतना साइज बना लेगा कंटेनर का। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी जो मशीन थी, मेरी वर्चुअल मशीन, अगर मान लो ये हमारी 20 GB की मशीन थी, ठीक है, और हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऑलमोस्ट 5 GB का भी लोड आ रहा है, तो हमें पता है हमारे कंटेनर्स को कितनी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 5 GB की, तो हमारे कंटेनर सिर्फ और सिर्फ उतना ही साइज लेंगे, उतनी ही रैम लेंगे, उससे 1 GB 1 MB एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, MB तो छोड़ो KB तक एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। वो कंटेनर्स कहते हैं कि जितनी उनको रिक्वायरमेंट है ना वो उतना ही साइज लेंगे, उतनी ही रैम लेंगे, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा साइज या एक्स्ट्रा रैम होगी वो किसको वापस कर देगी, आपकी वर्चुअल मशीन। अगर लगता है नहीं एकदम से आपका लोड ज्यादा आ गया, फॉर एग्जाम्पल अभी तो 5 GB था, अगले महीने मान लो आपके पास 10 GB आ गया, तो आपके कंटेनर्स ऑटोमेटिकली अपना साइज बढ़ा लेंगे, कैसे, वो वर्चुअल मशीन से साइज ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं भाई इस कंटेनर नहीं, मुझे एक न्यू कंटेनर बनाना है जहाँ पे दूसरे अपने जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको लोड करना है, तो आप क्या करो, यहीं पे एक और कंटेनर बना दो, ऑटोमेटिकली अपना साइज ले लेगा जो जितना साइज उसको रिक्वायर्ड है, किससे, वर्चुअल मशीन से। तो कंटेनर्स आपकी रिसोर्सेज की, आपके रिसोर्स की अच्छी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब आपका फालतू का जो रैम और फालतू में जो आपका साइज यूज हो रहा था वो आपका बच रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये स्टेबल नहीं होते, स्टेबल एज इन लाइक आपको इसके लिए ये नहीं है कि अगर आपको इसको साइज बढ़ाना है तो आपको पहले डिलीट करनी पड़ेगी कोई मशीन, कोई आपको कंटेनर डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली इनका साइज अप भी हो जाता है और डाउन भी हो जाता है, ठीक है। थर्ड, कंटेनर्स कहते हैं ये कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं आपकी,
ऑफ कोर्स ही बात है, हमारी जहां पर हमें इतने सारे रिसोर्सेज बाय करने पड़ रहे थे, हमें इतनी सारी रिसोर्सेज बाय नहीं करने पड़ रहे, एक रिसोर्स में ही हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो कोस्ट कटिंग कर रहे हैं। एडिशनली कोस्ट कटिंग के साथ साथ देखो, कोस्ट कटिंग का एक और रीजन है, अभी हम लोग जब वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट कवर अप करे तो वहां पे हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग एक सिंगल वर्चुअल मशीन में सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई भी आपकी कॉस्ट कटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका एडब्ल्यूएस भी आपसे एक्स्ट्रा सर्विसेज के चार्जेस लेता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको फ्री देता है ये, बट उसके बाद से चार्जेस लेने शुरू कर देता है। तो अगर आपकी एक सिंगल रिसोर्स चल रही है और सिंगल रिसोर्सेज के ऊपर ही आपके सारे कंटेनर्स चल रहे हैं, तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी बचेगी, कॉस्ट कटिंग भी होगी। सो डॉकर को ये भी बोला जाता है कि एक कॉस्ट कटिंग टूल है। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग से मतलब यही होता है कि जहाँ पे आपके इतने सारे रिसोर्सेज लग रहे थे, वो रिसोर्सेज अब कम हो चुके हैं, आप एक सिंगल रिसोर्स में अपना सारा काम कर लेते। ठीक है, तो कोस्ट कटिंग हो रही है, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, एप्लीकेशन इजीली हमारी डिप्लॉय हो रही है। अगर एप्लीकेशन नहीं भी इस पर्टिकुलर हमारे कंटेनर पे रन हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेनर दोबारा न्यू बना दो। ठीक है, इस वाले को डिलीट कर दो, और डिलीट करने का प्रोसेस जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स का है। ये नहीं कि आपको अलग से कुछ स्टेप्स रन करने पड़ेंगे, आपको अपनी इंस्टेंस जैसे वर्चुअलाइजेशन में होता है, इंस्टेंस को स्टॉप करो, देन उसके बाद डिलीट करो, टर्मिनेट करो, फिर उसकी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स वो बन चुके होते हैं उसको भी अगर आप डिलीट करना चाहो तो वो अलग से डिलीट करने जाओ। सिंपल आप यहाँ पे अपने इसी रिसोर्स पे बैठकर, अपनी इसी वर्चुअल मशीन पे बैठकर सिंपल इस कंटेनर को डिलीट मार दो, विद इन फ्यू सेकंड आपका कंटेनर डिलीट, न्यू कंटेनर भी विद इन फ्यू सेकंड्स आपका बन गया। तो कंटेनराइजेशन वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का काम ही ये होता है, आप कंटेनर्स लॉन्च करो अपनी वर्चुअल मशीन में और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये जो कंटेनर होता है, ये कंटेनर हमारा बनता कैसे है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने बताया, वर्चुअल मशीन पे डॉकर का पैकेज डालो, सर्विस को स्टार्ट और इनेबल करो, और आपको एक कमांड मैं बताती हूँ, वो कमांड आपको रन करनी होती है, डॉकर कंटेनर रन हाइफन, हाइफन अभी रहने दो, मान लो ये इमेज हो गई, आपका एक कंटेनर ऐसे बनता है, डॉकर कंटेनर रन एंड देन इमेज आप बताते हो, तो एक कंटेनर आपका बन जाता है, और इमेज आप क्या बता देते हो, लाइट वेट इमेज। ठीक है, लाइट वेट इमेज किसकी, ओएस की। तो आपका एक कंटेनर रेडी, अब इसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करो। डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे डिप्लॉय होती है, वो हम लोग जब डॉकर की क्लासेस कवर अप करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, अब बात आती है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं डॉकर का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरीके से पूरा का पूरा वर्कफ्लो काम करता है। डॉकर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक होता है आपका डॉकर हब। ठीक है, और इन्हीं वे में, इसी वर्कफ्लो के फॉर्मेट में हम लोग काम करेंगे। डॉकर हब होता है आपका, आपकी इमेजेस होती हैं, पहले मैं ये लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बता देती हूँ, इसी वर्कफ्लो को हम लोग लेकर चलेंगे, यही कंटेंट्स रहेगा आपका डॉकर का। आपके कंटेनर्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हम लोग बात करेंगे पोर्ट मैपिंग के ऊपर, कि पोर्ट मैपिंग का कंसेप्ट क्या रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम का कंसेप्ट कवर अप करेंगे, डेटाबेस को कवर अप करेंगे। ये जो मैं ऐसे लिख रही हूँ उसके पीछे का एक रीजन है, उसको मैं अभी ना वर्कफ्लो में बताऊंगी, दैट्स व्हाई मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको बताती हूँ अभी। आपका ये रहेगा, एंड देन हम लोग रजिस्ट्री सर्वर्स को भी क्रिएट करेंगे, प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर। ठीक है, और इसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स रहेंगे उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे, सच एज आपका, वो यहाँ लिख देती हूँ मैं, डॉकर फाइल रहेगा, डॉकर कंपोज रहेगा, डॉकर स्वार्म रहेगा, और डॉकर नेटवर्क। डॉकर फाइल,
से शुरू करो, डॉकर कंपोज रहेगा, डॉकर नेटवर्क रहेगा, डॉकर स्वार्म रहेगा और डॉकर फाइल रहेगा। अब देखो इमेजेस क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जब आप कंटेनर लॉन्च करते हो तो आप इमेजेस यूज करते हो, ठीक है। सो ये इमेजेस जो होती है वो कहाँ से ली जाती है, वो आपके एक ऐसे रजिस्ट्री सर्वर से ली जाती है जिसका नाम होता है डॉकर हब, या फिर लोकल में जब आप डॉकर का पैकेज डालते हो तो लोकल में भी आपको इमेजेस मिल जाती है, ठीक है। तो जब आप कंटेनर बनाते हो तो पहले आप इमेजेस को पुल करते हो, और वो पुल कहाँ से की जाती है, डॉकर हब से। तो ये एक ऐसा रजिस्ट्री है, ये एक ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी होती है, लाइट वेट इमेजेस, ठीक है। प्राइवेट में भी पड़ी होती है, प्राइवेट रेपोजिटरी के अंदर भी और इवन पब्लिक रेपोजिटरी के अंदर भी। तो इमेजेस आप यहाँ से पुल करते हो। सेकंड कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेनर को कैसे स्टॉप करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो ये सब हम लोग कंटेनर के अंदर क्रिएट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि कंटेनर आप रन करते हो तो आपको लाइट वेट इमेज, मतलब इमेज की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। सो दैट्स वाई आपका कंटेनर और इमेज आपस में कनेक्ट रहता है, और कंटेनर और इमेज जब आपस में कनेक्ट रहता है तो इमेजेस आपकी कनेक्टेड रहती है डॉकर हब से। अब बात आती है पोर्ट मैपिंग की। जब आप एक कंटेनर को लॉन्च करते हो, ठीक है, तो उस कंटेनर के अंदर मान लो आपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया। अब उस एप्लीकेशन को आप अगर बाहर से एक्सेस करना चाहते हो तो आपको एक्सेस करने के लिए पोर्ट मैपिंग का कंसेप्ट आप यूज करते हो। तो पोर्ट मैपिंग का कंसेप्ट होता क्या है वो हम लोग क्लासेस में कवर अप करेंगे। अभी जस्ट अंडरस्टैंड कर लो, एप्लीकेशन को बाहर से एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर्स को पोर्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कवर अप करेंगे वॉल्यूम का कंसेप्ट। वॉल्यूम क्या रहता है, डेटाबेस क्या रहता है, ठीक है, किस तरीके से आपका डेटा परमानेंट और टेम्परेरी वे में स्टोर होता है, तो वो वॉल्यूम एंड डेटाबेस में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। प्राइवेट रजिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे थे, डॉकर हब, जो कि एक पब्लिक रेपोजिटरी है, विच मींस कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये एक इंटरनेशनल आपकी रजिस्ट्री सर्वर है जिसको मैं भी यूज कर सकती हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकता है। जस्ट आपको अपना लॉग इन विच मीन्स अपना अपना एक इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। प्राइवेट रजिस्ट्री ऐसा होता है जब आप खुद क्रिएट करते हो, ठीक है, अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो वो प्राइवेट रजिस्ट्री हो जाती है, जो भी डॉकर हब की तरह ही काम करती है। यहाँ पे आप अपनी खुद की कस्टम इमेजेस पुल एंड पुश करते हो, ठीक है। डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर फाइल आप एक फाइल लिखते हो, उस फाइल के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, पैरामीटर्स डालते हो कि हमारी जो पर्टिकुलर फाइल है उससे एक ऐसी इमेज बने, ठीक है, जिस इमेज से जब हम लोग कंटेनर बनाए तो कंटेनर के अंदर वो सारी चीजें हमें शो हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक फाइल लिखी, डॉकर फाइल में, जिसमें मैंने बेस इमेज क्या बोलती हूँ, उबंटू की, मतलब इसके अंदर ओएस कौन सा होगा, उबंटू की इमेज का, ठीक है, लाइट वेट इमेज रहेगी उबंटू की। सेकंड थिंग मैंने बोला इसके अंदर एक फाइल बना देना माई फाइल नाम की। फिर मैं क्या बोल रही हूँ, mkdir करके मैंने बोला माई फोल्डर नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देना। और मैं क्या बोल रही हूँ इसके अंदर, मैंने बोला एक सर्विस को इंस्टॉल कर देना, कौन सी, मैंने बोला अपाचे की एक सर्विस है उसको इंस्टॉल कर देना। अज्यूम करो मैंने इसके अंदर ना कुछ 4-5 पैरामीटर्स डाल दी, ठीक है, और मैंने एक फाइल बनाई। अब इसी फाइल से मैंने क्या बोला कि मेरी एक इमेज बिल्डअप कर दो और उस इमेज का नेम क्या रख दो, माई इमेज, ठीक है, ये माई इमेज बन गई। अब मैं बोल रही हूँ जब मेरा कंटेनर लॉन्च कर रहे हो ना तो वहां पर मेरी ये ऑफिशियल इमेजेस मत दो, मेरी कस्टम इमेज दो, जो मैंने खुद बनाई है। तो जब आप अपने कंटेनर को अपनी कस्टम इमेज से क्रिएट करोगे ना तो आपको ये सारी थिंग्स वहां पे प्रोवाइडेड होगी। आपको एक फाइल मिलेगी बनी हुई माई फाइल नाम से, एक फोल्डर मिलेगा माई फोल्डर नाम से, आपको अपाचे नाम का एक पैकेज होता है उसकी सर्विस इंस्टॉल मिलेगी। तो ये प्रोसेस आपको पूरा का पूरा मिलता है। तो डॉकर फाइल से हम खुद की अपनी कस्टम इमेजेस बनाते हैं, और इन इमेजेस को जरूरी नहीं है कि आप अपने पास ही रखो, आप इनको कहीं पुश नहीं कर सकते। आप उन इमेजेस को डॉकर हब पे इस पब्लिक रजिस्ट्री पर भी पुश कर सकते हो एंड अपनी खुद की प्राइवेट रजिस्ट्री पर भी पुश कर सकते हो, ठीक है। फिर फिर हम लोग बात करेंगे आगे जाकर डॉकर स्वार्म की। डॉकर स्वार्म क्या होता है, तो डॉकर स्वार्म बेसिकली आपका एक ऐसा क्लस्टर होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ मशीन्स होता है जिसमें आपके कुछ वर्कर होते हैं, कुछ मास्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैनेजमेंट के काम आता है कि किस तरीके से आपकी मशीन्स है और किस तरीके से मशीन्स आपस में पैरेलल में वर्क कर रही है। मतलब कि आपके पास 4 मशीन्स है, ठीक है, उन चारों मशीन्स में आपके
चार चार कंटेनर चल रहे हैं, या 4 ले लो, 2 ले लो, जितने भी आपको लेने हैं कंटेनर्स रन है, उन सभी कंटेनर्स के ऊपर सेम एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। तो उन 4 कंटेनर्स में से, उन 4 मशीन्स में से एक ऐसी मशीन होगी जिसको बोला जाएगा मैनेजर, और बाकी सबको वर्कर। तो वो मैनेजर बाकी जितना भी लोड आपकी एप्लीकेशन पे आएगा ना, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो स्वाम के अंदर हम लोग ग्रुप ऑफ मशीन्स को कवर अप करेंगे, नेटवर्क को कवर अप करेंगे कि डॉकर का नेटवर्क का कंसेप्ट कैसा होता है, ठीक है। नेटवर्क में हम लोग क्या क्या करेंगे, ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, लोकल नेटवर्क क्या होता है, सो ये सब हम लोग कवर अप करेंगे। एंड देन लास्ट हम लोग देखेंगे डॉकर कंपोज, कि किस तरीके से एक एप्लीकेशन हमारी बनती है जिसमें 3 टीयर्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। इन तीनों टीयर्स को हम लोग ऑल टुगेदर इन अ वन फाइल के अंदर, अगर जब हम लोग लिखते हैं इन तीनों टीयर्स की कमांड्स को, इन तीनों टीयर्स की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं एक सिंगल फाइल में कर दूं, तो किस तरीके से इन तीनों के कंटेनर्स लॉन्च हो जाएंगे और इन तीनों की सर्विस एक बारी में कैसे रन होती है। तो ये सब चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये डॉकर का पूरा आप ये ले सकते हो, ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो और यही कंटेंट हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे डॉकर के अंदर। सो हम लोग सबसे पहले चलेंगे इमेजेस एंड कंटेनर से, बिकॉज ये होता है बेसिक डॉकर का। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, दोनों को क्लियर है ना, आप दोनों को? सो ये सभी कंटेंट होगा, ठीक है। सो इन कंटेंट को हम लोग आगे की क्लासेस में कवर अप करेंगे। आज हमारा डॉकर का इंट्रोडक्शन था, कल से हम लोग मेन हमारी कमांड्स ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे डॉकर के अंदर, ठीक है। सो आज की मैं क्लास ना यहीं